बीकॉम पार्ट सेकेंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकेंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है अथॉरिटी, प्राधिकार। प्राधिकार वह साधन है जिसके द्वारा एक अधिकारी अपने अधीनस्थों से कार्य करवा सकता है। उचित प्राधिकारों से ही कोई अधिकारी अपने दायित्वों को भली प्रकार पूरा कर सकता है। प्राधिकार सभी प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी मानी जाती है। हेनरी फ्योल ने प्राधिकार को परिभाषित करते हुए लिखा है, प्राधिकार आदेश देने का अधिकार तथा उसे पालन करवाने की शक्ति है। कहने का तात्पर्य, प्राधिकार किसी प्राधिकारी या अधिकारी का अधिकार है जिससे वह अपने अधीनस्थों को कार्य करने का आदेश दे सकता है तथा उस आदेश की अनुपालना करवा सकता है। अधिकार सामान्यतः पद में निहित होते हैं और जो व्यक्ति उस पद को स्वीकार करता है उस पद के अधिकारों के उपयोग का अधिकार मिल जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा प्राधिकार के स्रोत, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। उसमें सबसे पहला आता है औपचारिक प्राधिकार विचारधारा। इस विचारधारा के अनुसार प्राधिकार का स्रोत संगठन का सर्वोच्च स्तर है। प्राधिकार संगठन के सर्वोच्च पदानुक्रम पर जन्म लेते हैं जिन्हें संगठन के सभी स्तरों पर क्रमागत रूप में प्रत्यायोजन द्वारा प्रवाहित किया जाता है। इसीलिए इसे टॉप डाउन प्राधिकार भी कहते हैं। इस विचारधारा के समर्थकों में हेनरी फ्योल का नाम प्रमुख आता है। उनके अनुसार प्राधिकार उच्च स्थितियों का जन्म लेते हैं तथा अधीनस्थ स्थितियों पर प्रत्यायोजित किए जाते हैं। यह विचारधारा यह भी मत रखती है कि प्राधिकार कानूनी प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। इस विचारधारा को औपचारिक विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आता है स्वीकृत विचारधारा। इस विचारधारा के प्रतिपादकों में बर्नार्ड साइमन का नाम उल्लेखनीय है। इस विचारधारा के अनुसार किसी भी अधिकारी की प्राधिकार का अस्तित्व तभी माना जाता है जबकि उसके अधिकार को उसके अधीनस्थ स्वीकार करते हैं। अर्थात औपचारिक प्राधिकार नाम मात्र के प्राधिकार होते हैं। ये वास्तविक तभी बनते हैं जबकि इन्हें स्वीकार कर लिया जाए। अतः अधीनस्थों की स्वीकृति के अभाव में प्राधिकार का कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट आता है क्षमता विचारधारा। इस विचारधारा के अनुसार प्राधिकार का जन्म अधिकारी के व्यक्तिगत गुणों, योग्यताओं, क्षमताओं, तकनीकी ज्ञान एवं अनुभव आदि के कारण होता है। इस विचारधारा की मान्यता यह है कि लोग किसी के प्राधिकार को औपचारिक स्थिति के कारण नहीं अपितु उसके व्यक्तिगत गुणों एवं क्षमताओं के कारण स्वीकार करते हैं। प्रबंध के पदानुक्रम व्यवस्था में कई व्यक्तियों के आदेश या उनकी सलाह लोग इसलिए भी मानते हैं कि वे व्यक्तिगत गुणों या तकनीकी ज्ञान के धनी होते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट हमारा प्राधिकार की सीमाएं। प्राधिकार की सीमाओं में सबसे पहली सीमा आती है संगठन का पदानुक्रम स्तर। संगठन का पदानुक्रम स्तर प्राधिकार की सीमा निर्धारित करता है। संगठन के सर्वोच्च स्तर पर प्राधिकार का जन्म होता है। फलतः वहाँ सर्वाधिकार प्राधिकार होते हैं, किंतु संगठन के क्रमशः निचले स्तरों पर प्राधिकार कम होते जाते हैं। इसका कारण यह है कि जब कोई अधिकारी अपने अधीनस्थों को प्राधिकार का प्रत्यायोजन करता है तो वह उन पर कुछ सीमाएं लगा देता है। इससे अधीनस्थ अपने अधिकारों के प्रति जवाबदेह बना रहता है। नेक्स्ट आता है अधीनस्थों की विचारधारा।
प्राधिकार का प्रयोग करते समय अधीनस्थों की मनोदशा को ध्यान में रखना परम आवश्यक है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों की मनोदशा भी भिन्न भिन्न होती है और प्राधिकार का प्रयोग करने से विभिन्न प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हो सकती हैं। अतः प्राधिकार का प्रयोग करने से पूर्व यह सोच विचार अवश्य कर लेना चाहिए कि प्राधिकार के प्रयोगों से कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया तो नहीं होगी। नेक्स्ट आता है शारीरिक और मानसिक दशाएं। कई व्यक्तियों की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि वे कुछ आदेशों का पालन नहीं कर सकते हैं। अतः अधिकारियों को अपने प्राधिकार का प्रयोग करने से पहले अधीनस्थ की शारीरिक एवं मानसिक दशा को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक सीमाएं। कुछ सीमाएं प्राकृतिक होती हैं जिनके कारण आदेशों का पालन करना कठिन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अधिकारी अपने अधीनस्थ को यदि आदेश दे कि वह तत्काल वर्षा करे तो इस आदेश का पालन नहीं किया जा सकता। वर्षा का होना या न होना प्राकृतिक कारणों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आता है तकनीकी सीमाएं। कई तकनीकी बातें भी प्राधिकार की शक्ति को सीमित कर देती हैं। कोई प्रबंधक अपनी चपरासी से पत्र टाइप करने का आदेश देकर पत्र टाइप नहीं करवा सकता, क्योंकि पत्र टाइप करने में कुछ तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है जो चपरासी के पास में नहीं होती है। नेक्स्ट आता है आर्थिक सीमाएं। आर्थिक सीमाएं प्राधिकारों के पालन में बाधा उपस्थित कर सकती हैं। ऐसी सीमाएं कई प्रकार से उत्पन्न हो जाती हैं। यदि अधीनस्थों को दिया जाने वाला वेतन उनके कार्यों की जोखिम की तुलना में बहुत कम है तो आदेशों का पालन करवाना अत्यंत कठिन होगा। इसी प्रकार यदि कोई अधिकारी किसी भी वस्तु को बाजार से कम मूल्य पर खरीद लाने का आदेश देता है तो ऐसे आदेशों का पालन भी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है संस्था के नियम। संस्था के कुछ नियम होते हैं जो अधिकारियों के अधिकारों को सीमित कर देते हैं। एक कंपनी की दशा में कंपनी के अंतर नियम कंपनी में अधिकारियों के अधिकारों को सीमित कर देते हैं। नेक्स्ट आता है व्यापारिक एवं औद्योगिक संनियम। भारत में व्यापारिक एवं औद्योगिक संनियम प्रचलित हैं। इन संनियमों के द्वारा भी प्रबंधकों या कारखाना मालिकों के प्राधिकार को सीमित कर दिया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है प्रथाएं एवं परंपराएं। कई बार प्राधिकार प्रथाओं एवं परंपराओं से भी सीमित हो जाते हैं। अतः प्राधिकार का प्रयोग प्रथाओं एवं परंपराओं को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अधिकार प्रत्यायोजन या भरारपण। एक उच्च अधिकारी के लिए यह संभव नहीं होता कि वह अपने समस्त अधिकारों का प्रयोग करके सभी कार्यों को स्वयं पूरा कर सके। इसलिए किसी भी बड़े संगठन के अधिकारी के लिए यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि वह अपने प्राधिकारों का प्रत्यायोजन करे। कार्य में पूर्ण दक्षता लाने के लिए अधिकारों का प्रत्यायोजन परम आवश्यक हो जाता है। अब हम देखते हैं मुनि के अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन की परिभाषा। एक उच्च अधिकारी द्वारा विशिष्ट अधिकारों का सौंपना प्रत्यायोजन कहलाता है। दूसरी परिभाषा दी है हेमेन ने। अधिकारों के प्रत्यायोजन का आशय अधीनस्थों को निश्चित सीमा के अंतर्गत कार्य करने का केवल अधिकार देना है। कहने का तात्पर्य, अधिकारों के प्रत्यायोजन से आशय दूसरों को कार्य सौंपना तथा उनके संबंध में आवश्यक अधिकारों को प्रदान करना। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। यह वह अधिकार है जिसके द्वारा अधीनस्थ कुछ निश्चित क्षेत्रों में अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।